गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम अपनी भारतीय राजनीति के जो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है संविधान सभा, उसके तीसरे भाग में चर्चा करने वाले। इससे पहले 2 वीडियो के अंदर हमने संविधान और संविधान सभा के बारे में बात करी थी। अब संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कहाँ कौन से किस पार्टी से कितने सदस्य थे, इन सब की चर्चा हम कर चुके हैं। अब उसके आगे हम चर्चा करते हैं कि संविधान निर्माण में कुल कितनी समितियां थी। तो ध्यान रखना कि संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थी, यानी 22 समितियां ऐसी थी जो संविधान निर्माण में जिन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तो अब ये कौन कौन सी समितियां बनाई गई संविधान बनाने के लिए, तो एक बार उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इनमें समितियां बनी थी, उनमें पहली समिति थी संघ समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्यों के लिए समिति। ये तीनों जो समितियां हैं, इनका जो प्रभार था वो दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को। यानी जवाहरलाल नेहरू के पास 3 मुख्य जो है वो समितियाँ थी, संघ समिति, संघ शक्ति समिति और राज्यों के लिए समिति। इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो इनके पास 4 कुल समितियां थी, जिनमें तदर्थ झंडा समिति, नियम समिति, प्रक्रिया संचालन समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति। ये 4 समितियां इनके पास थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास में थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन कौन सी समितियां थी। तो एक तो प्रांतीय समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति। इनमें प्रांतीय समिति और मूल अधिकार वाली है, ये मूल अधिकार समिति इनमें महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं हम इसमें कि मूल अधिकारों के अंदर ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि मूल अधिकार में 2 प्रकार की समितियाँ थी। एक तो है मूल अधिकार समिति और एक उप समिति बनाई गई थी। आगे बात करते हैं हम इसकी अगली जो समिति है उस पर। तो उसके बाद जो मूल अधिकार उप समिति है, जिसके बारे में अभी अपन चर्चा कर रहे थे, वो है JB कृपलानी के पास। यानी JB कृपलानी जो है, इनके पास मूल अधिकार उप समिति थी। लेकिन जब अगर आपसे पूछ लिया जाए मूल अधिकार समिति किसके पास में थी, तो वो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में। फिर अल्पसंख्यक उप समिति, ये थी HC मुखर्जी के पास में। फिर उसके बाद सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया के पास, कार्य संचालन समिति KM मुंशी जी के पास में, संविधान सभा के विधायी कार्यों के लिए जो समिति थी वो थी GV मावलंकर के पास में। ये ध्यान रखना, GV मावलंकर जो है ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे। यानी अगर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो GV मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर को बनाया गया था। उसके बाद संविधान निर्मात्री जो सभा थी, उसके भी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये दोनों समितियां भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कि जो प्रारूप समिति है, ये प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति या ड्राफ्ट समिति, ये तीनों इसी एक ही समिति के नाम है। यानी इसको आप प्रारूप समिति भी कह सकते हो, पांडुलेखन समिति यानी जो लिखावट का काम करेगी, और या ड्राफ्ट कमेटी यानी जो ड्राफ्ट तैयार करती है। इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका गठन जो है वो 29 अगस्त 1947 को कर दिया गया था। इसमें कुल जो सदस्य थे वो थे 7 व्यक्ति। कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य, जिनमें से आप इसको 1 + 6 के हिसाब से याद रख सकते हो। यानी 1 इसका अध्यक्ष और 6 इसके क्या है, सदस्य। यानी कुल कितने हो गए, 7। 1 अध्यक्ष + 6 सदस्य। इसके अध्यक्ष किसको बनाए गए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और कब बनाया गया, तो ध्यान रखना उसके जस्ट अगले दिन यानी 29 अगस्त को समिति बनती है और 30 अगस्त को इसके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किया जाता है। अब इसके 6 सदस्य कौन कौन थे, उनके नाम अगर आपको याद रखना है तो एक ट्रिक है, शंकर छाप बीड़ी। एक बंडल आता है जिसका नाम क्या है, शंकर छाप। अब इसमें एस से सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ए का मतलब अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उसके बाद एन का मतलब एन गोपाल स्वामी अयंगर, उसके बाद के का मतलब KM मुंशी, आर इसमें साइलेंट रहेगा, बी का मतलब है इसमें BL मित्र और डी का मतलब है DP खेतान। फिर ध्यान रखना DP खेतान जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण इनके जगह पद रिक्त हो गया और पद फिर किसको मिला, TT कृष्णामाचारी को। यानी उसके बाद इनकी जगह नियुक्त किए गए।
BL मित्र जो है वो बीमार हो गए, जिसकी वजह से इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया और इनकी जगह 2 नए सदस्य आए, एन माधवन राय। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, इसमें ये 6 सदस्य ये यानी सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी, एन गोपाल स्वामी, KM मुंशी, BL मित्र, DP खेतान, ये 6 सदस्यों के नाम और इनके साथ में इनकी जगह पर कौन कौन नए सदस्य नियुक्त हुए, इनके नाम आपको ध्यान रखना। ये 6 सदस्य याद रखने आसान है क्योंकि इसके लिए ट्रिक है, तो इन दो का विशेष ध्यान रख लेना, BL मित्र और DP खेतान। फिर बात करते हैं इसके बाद में प्रारूप समिति को संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कितने दिन लगे, तो ध्यान रखना 141 दिन लगे थे। अतः ज़्यादा समय लगने के कारण जो निराजुद्दीन अहमद थे, इन्होंने कहा था कि प्रारूप समिति जो है वो अपवहन समिति है, यानी अपवहन का मतलब दुरुपयोग करने वाली, यानी ऐसी समिति है जो एक तरीके से दुरुपयोग की जा रही है, यानी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये काम सही तरीके से नहीं कर रही है। तो ये किसने कहा था, निराजुद्दीन अहमद ने कहा था। फिर बात करते हैं हम कि प्रारूप समिति ने प्रथम प्रारूप कब दिया था, तो पहला प्रारूप दिया था फरवरी 1948 के अंदर, दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में और तीसरा नवंबर 1948 के अंदर प्रारूप दिए थे। ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें यह है कि इस पर कितने वाचन हुए थे तीसरी बार वाले में, तो इस पर 3 वाचन हुए थे। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक था, जो सबसे कम समय तक चला और ये इसका प्रथम वाचन था। फिर उसके बाद बात करते हैं इसके दूसरे वाचन की, जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चला। पहला वाचन कम समय तक, दूसरा लंबे समय तक। 15 नवंबर 48 से लेकर 17 अक्टूबर 49 तक दूसरा वाचन होता है, यानी ये सबसे लंबा वाचन रहा था। उसके बाद तीसरा वाचन जो है वो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक होता है और इसी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना सिर्फ कितने अनुच्छेद होते हैं, तो 16 अनुच्छेद इसके अंगीकृत हो जाते हैं। अब आप यहाँ पर ये सोचते होंगे कि इन सभी के नाम याद रखना कितना ज़रूरी है, तो वैसे इनका नाम याद रखना, ये जो प्रथम दूसरा तीसरा ये प्रारूप है और इनके जो वाचन है, ये छोटे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अगर याद नहीं भी रहे तो भी ठीक है। लेकिन अपन ने जब स्टार्टिंग करी थी तब बात ये करी थी कि हमें किसी एक एग्ज़ाम को ओरिएंटेड रखकर अपनी अध्ययन नहीं कर रहे हैं। हम अपना जो अध्ययन है वो इस प्रकार से करेंगे कि इसमें चाहे आप कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम उठा लो, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो राजस्थान का हो, हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये मैटर जो है वो काम में आए, यूजफुल रह सके, इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो आप इनका बेफिक्र होकर अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम आगे 26 नवंबर 1949 की। तो 26 नवंबर 1949 को हमारे जो संविधान है उसको अंगीकृत कर लिया गया, लेकिन अभी हमने अपने बात की थी कि इसके केवल कितने अनुच्छेद लगे, 16 अनुच्छेद। लेकिन अगर आपको किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे IAS है, RS है, SI है, तो इनके लिए अनुच्छेद भी याद रख सकते हो, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े टफ लेवल के आते हैं। तो उसमें ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत नहीं किया गया। तो ये अनुच्छेद जो है वो अंगीकृत किए गए थे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छोड़ दो फिर आगे, उसके बाद 10 छक्के डायरेक्ट 60, फिर 366, 67, 68, 67 तक, फिर 79, 80, फिर 88, फिर 90, 91, 92, 93 और 94, ये 16 अनुच्छेद जो है वो अंगीकृत किए गए थे। अच्छा, अंगीकृत करने की जो तिथि है वो प्रस्तावना में इसका उल्लेख मिलता है। प्रस्तावना कहाँ मिलता है, तो ध्यान रखना 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। ये संविधान की अंतिम पंक्तियाँ हैं जिसके अंदर इसका उल्लेख मिलता है। फिर हम बात करते हैं आगे कि 26 नवंबर को विधि या संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन संविधान को अंगीकृत किया था। अब आपसे पूछ लिया जाए ये कब से शुरू किया गया, तो ध्यान रखना पहली बार 2015 को ये मनाना शुरू किया था, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये कब शुरू किया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की उस समय 125वीं जयंती थी, यानी 26 नवंबर 2021 तक ये कितनी बार हो गया है, 7 बार ये संविधान दिवस मनाया जा चुका है। यानी 2022 में एक बार और मनाया, तो 8, 2023 में एक बार और मना लिया, यानी आज तक 9 बार ये मनाया जा चुका है। जब 2024 का नवंबर आएगा तो ये कितनी बार हो जाएगा, 10 बार, यानी अभी तक ये कितनी बार मनाया जा चुका है, 9 बार मनाया जा चुका है।
आगे हम बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान पूर्णतः क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। अच्छा, इसको 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू किया गया था, तो इसका रीज़न है कि इस दिन भारत हमारा क्या बना, गणराज्य। किस प्रकार से, उसकी भी बात करें तो 26 जनवरी 1930 को एक लाहौर अधिवेशन हुआ था अपने कांग्रेस का, जिसमें आपने पहली बार झंडा फहराया था और झंडा फहराकर अपने आप को स्वराज घोषित किया था। उस दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस जो है वो 26 जनवरी के दिन लागू किया गया और भारत क्या बनता है, गणराज्य। इसलिए इसको गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गणतंत्र का मतलब या गणराज्य का मतलब ये होता है कि हमारा जो भी राजा होगा, यानी हमारा राष्ट्राध्यक्ष कह दो या राष्ट्रपति कह दो, ये जो होगा वो निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। फिर बात करते हैं इसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो अंगीकृत होता है और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू होता है। ये पूर्णतः ये वाला कौन सा है, तो अभी अपन ने बात करी थी दिसंबर 1929 में ये अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में, जिसके कारण 1930 के अंदर क्या किया गया था, झंडा फहराया गया था। तो रावी नदी के तट पर उस समय अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और इस दिन ये फैसला किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाएगा। अब बात करते हैं मूल संविधान की, तो इसकी भी हमने पहले चर्चा कर ली है कि 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे। जबकि वर्तमान समय में देखा जाए तो 400 प्लस 465 अनुच्छेद जो है गणना के हिसाब से हो गए, इससे और भी ज़्यादा है। 8 अनुसूचियों की जगह अब कितनी हो गई, 12 अनुसूचियाँ। भाग 22 की जगह कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, संख्या के हिसाब से अभी भी 395 ही अनुच्छेद है। फिर आगे चर्चा करते हैं इसमें। संविधान सभा के लिए 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार ने कार्य किया। अंतरिम सरकार क्या होती है, इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने अध्ययन कर लिया था। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने कार्य करना शुरू किया। और कौन सा एक्ट था, तो ध्यान रखना 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उस एक्ट के तहत इसने कार्य करना शुरू किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। और ये कब तक किया, तो ध्यान रखना 1952 तक, क्योंकि 1951-52 में पहले आम चुनाव होते हैं। 51 के अंदर हुए थे, लेकिन ख़त्म जो है वो 52 में हुए थे, इसलिए इसको 1951-52 का आम चुनाव कहते हैं। और ये भारत का प्रथम आम चुनाव था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू विजयी रहे थे और प्रधानमंत्री बनते हैं। अब बात करते हैं संविधान सभा की। तो संविधान सभा जो है वो 2 प्रकार से कार्य करती है। एक तो संविधान निर्माण का कार्य और एक विधायिका के रूप में कार्य, यानी संविधान भी बना रही थी और उस समय क्या चला रही थी, देश का जो कानून है या देश की जो कानून व्यवस्था है उसको चला रही थी। तो संविधान निर्माण का कार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हो रहा था, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जबकि जो विधायिका है उसके कार्य जो है वो कौन कर रहे थे, तो इसके अध्यक्ष यानी उस समय विधायिका कौन होती, लोकसभा। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, GV मावलंकर जी थे। अब बात करते हैं कि संविधान में कितना टाइम लगा था बनाने के अंदर, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ये हम बचपन से रट्टे मारते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना कि एग्जाम में इसमें दिन और महीने ये सब आगे पीछे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्रम ध्यान रखना, 2 साल है, 11 महीने हैं और 18 दिन है। संविधान सभा ने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था, जिसमें 114 दिन विचार विमर्श हुआ प्रारूप पर। और कुल खर्चा कितना आया, तो ध्यान रखना 64 लाख रुपए खर्चा आया था। फिर बात करते हैं इसमें कथन संविधान के बारे में। तो संविधान के बारे में एक कथन है कि संविधान एक चलायमान सभा है। ये किसने कहा था कि संविधान सभा चलायमान सभा है, तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। जबकि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत, यानी संविधान सभा ही क्या थी, कांग्रेस, और कांग्रेस ही क्या था, भारत, ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। इसके बाद कुछ और कथनों की चर्चा करें तो संविधान सभा एक ही जाति की सभा है। संविधान सभा एक जाति की सभा है, ये बात किसने कही थी, तो ध्यान रखना ये बात कहने वाले थे विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के क्या थे, प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री। तो इन्होंने कहा था संविधान सभा एक जाति की सभा है। संविधान सभा हिंदुओं की सभा है, ये कहा था लॉर्ड विस्काउंट ने। भारतीय सभा को वकीलों का स्वर्ग कहा गया, यानी जो संविधान सभा है या भारतीय जो संविधान है, इसमें गलत छपा हुआ है, भारतीय संविधान जो है उसको वकीलों का स्वर्ग कहा गया है, ये कहा था आइवर जेनिंग्स ने। फिर बात करते हैं संविधान के जनक किसको माना जाएगा, तो संविधान के जनक किसको माना जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये उस समय सबसे ज़्यादा शिक्षाविद या सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वकील थे, बैरिस्टर थे। इस वजह से
इनको संविधान बनाने का जिम्मा दिया गया। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इनको कानून मंत्रालय या कानून मंत्री इनको बनाया गया था। तो संविधान सभा के जो जनक है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन इन्होंने किया था और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये संविधान सभा में आज़ादी से पूर्व बंगाल सीट से थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में बम्बई प्रांत की पूना सीट से संविधान सभा में चुने गए। यानी पहले कहाँ से थे? तो बंगाल की सीट से, लेकिन आज़ादी के बाद में कहाँ से इनको चुना गया? तो पूना की सीट से चुना गया था। और MR जयकर जो है इन्होंने अपनी सीट खाली करी थी डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिए। तो ये भी अच्छे से आप ध्यान रखना। अब इसके बाद कुछ फैक्ट है जो आप चाहो तो याद रख सकते हो कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो कुल 15 महिलाएं थी। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी क्या जो पैटर्न है उसमें कोई भी चीज़ ये फिक्स नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं बन सकता, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए इनको भी आप चाहो तो एक बार नज़र से बाहर निकाल लो। जो मेन नाम है उनको तो खास तौर से ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि सवाल ये नहीं पूछा जाएगा कि ये संविधान सभा में थे, सवाल ये पूछा जाएगा क्या ये संविधान सभा में नहीं थे। फिर 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो थे और एक ऐसा होगा जो नहीं था, फिर उस समय गड़बड़ हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। 15 महिलाएं थी, जिनमें कौन कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, ये 12th क्लास की जो राजनीति विज्ञान की बुक है उसके अंदर भी इनका जिक्र है, तो इनको भी ध्यान रखना। विजय लक्ष्मी पंडित को भी ध्यान रखना। मालती चौधरी, बेगम एजाज रसूल, इनको भी ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद दुर्गाबाई देशमुख, ये भी थी। फिर हंसाबाई मेहता, दक्षयानी वेल्युद्दीन, एनी मस्केरिनी, सरोजनी नायडू का नाम ध्यान रखना, सुचेता कृपलानी का रखना, ये दोनों भी महत्वपूर्ण है। लीला रॉय, कमला चौधरी, उसके बाद अम्मू स्वामीनाथन, रेणु कारे और पूर्णिमा बनर्जी, ये 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया था। एकमात्र महिला यानी मुस्लिम महिला कौन थी? तो ध्यान रखना बेगम एजाज रसूल, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण बंद होती है। यानी विजय लक्ष्मी पंडित, अमृत चौधरी, बेगम एजाज रसूल, उसके बाद सरोजनी नायडू और सुचेता कृपलानी, और इसके साथ में कमला चौधरी, इनका नाम आप विशेष तौर से ध्यान रखना। फिर आगे हम बात करते हैं कि जो ये संविधान सभा के सदस्य थे जिनके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी कि कुल 12 सदस्य कहाँ से थे? राजस्थान से थे। तो ये 12 जो राजस्थान से सदस्य आए थे ये कौन कौन से थे? तो ध्यान रखना 11 सदस्य तो आए थे रियासतों से और एक आए थे अजमेर मेरवाड़ा जो रियासत है वहाँ से। अब ये कौन कौन से सदस्य हैं इनके भी आप चाहो तो नाम याद रखना। अभी रीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया गया था कि कौन सा सदस्य राजस्थान से था, और उसमें बलवंत सिंह मेहता जो है वो ऑप्शन में थे। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, इसलिए इनको अच्छे से एक बार देख लेना कि कौन कौन सदस्य राजस्थान में थे। तो वी कृष्णमाचारी, हीरालाल शास्त्री जी, बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुलाल असावा, रामचंद्र उपाध्याय, जयनारायण व्यास, राज बहादुर भरतपुर, जसवंत सिंह बीकानेर, सरदार सिंह खेतड़ी झुंझुनू और दलेल सिंह कोटा, और इनके साथ में मुकुंद बिहारी भार्गव यानी अजमेर मेरवाड़ा से थे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और हमने पहले चर्चा करी थी कि बलवंत सिंह मेहता राजस्थान से सिग्नेचर करने वाले संविधान सभा पर पहले व्यक्ति थे, जबकि सबसे अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो ध्यान रखना मुकुंद बिहारी भार्गव, ये सबसे अंत में सिग्नेचर करने वाले थे, राजस्थान के सदस्यों में से थे। अब बात करें कि मई 1949 में भारत स्वेच्छा से राष्ट्रमंडल का सदस्य बनता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? तो ध्यान रखना ये बना था मई 1949 में, जिसका गठन, इस राष्ट्रमंडलों का गठन हुआ 1926 में। इसमें खेल 1930 में जोड़े गए और इसके कितने सदस्य है? तो ध्यान रखना 54 इसके सदस्य देश है। तो इसके साथ में हमारा जो राजनीति विज्ञान का फर्स्ट भाग है यानी फर्स्ट अध्याय जो है वो यहाँ पर अपना पूरा हो जाता है। यहाँ तक हमने पूरे संविधान सभा के बारे में चर्चा कर ली। आप कोई सा भी जो एग्ज़ाम है उसका क्वेश्चन उठाकर देख लेना, आपको इनसे बाहर लगभग नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने बहुत डीपली तैयारी करते हुए इस मैटर को तैयार किया है। तो आप इनका अच्छे से बार बार अध्ययन करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़रूरी रहने वाली। अभी लेटेस्ट जितनी भी वैकेंसीज आई हुई है ये सभी के अंदर काम आने वाला है, चाहे वो पशु परिचर हो, चाहे वो हाईकोर्ट LDC का हो, चाहे वो LDC का हो, या फिर जो SI की भर्ती आने वाली है उसके लिए हो। यानी प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए ये वाले जो भाग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इनका आप अच्छे से अध्ययन करें और आगे से आगे जो वीडियो बनाए जाएंगे उनको जल्दी पाने के लिए, उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए उसके लिए सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को ऑन रखें। धन्यवाद।